नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी बात हम अपने गोबर घनत्व की करेंगे, जिसे हम बायोएक्टिव गोबर सॉल्यूशन भी कहते हैं। इसके संबंध में करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत सॉल्यूशन है, क्योंकि जब हम इस सॉल्यूशन का निरंतर अपने खेतों में, अपनी मिट्टी में प्रयोग करते हैं, तो मिट्टी की संरचना बहुत तेजी से बदलाव होने लगता है। तो ये गोरस सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारे तरह के जीवाणु हैं जो मिट्टी में पहले से ही रहते हैं या फिर गाय के गोबर में उपलब्ध होते हैं। साथ में गोबर जो गाय का गोबर है, उसमें बहुत तरह के बायो एंजाइम्स रहते हैं, बायोएक्टिव रसायन रहते हैं। इन सब का मिश्रण है। और जब हम इस गोबर घनत्व का प्रयोग निरंतर अपने खेत में, अपनी मिट्टी में करते हैं, तो मिट्टी की संरचना में बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है। इसका प्रयोग करना भी बहुत आसान है। प्रयोग करना आप करना चाहें तो उसको सहजता से प्रयोग कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर जमीन के लिए, 1 हेक्टेयर खेत के लिए इसकी 200 ग्राम की मात्रा पर्याप्त है। यद्यपि क्योंकि हम बहुत सालों से अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत तरीका का हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी की संरचना में बहुत बदलाव आया है। मिट्टी का जीवांश तो 0% तक पहुंच गया है। तो ऐसे में शुरू में जब हम इसको प्रयोग करना चाहेंगे, तो इसमें 1 की जगह 2 जो पैक है, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे मिट्टी की संरचना में तेजी से बदलाव आता है। तो इसको प्रयोग करना बहुत आसान है। आप प्रयोग करना चाहें तो इसका एक तो प्लास्टिक का ड्रम ले लें, जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर के आसपास हो। तो 200 लीटर का एक ड्रम लेकर उसमें 200 लीटर के करीब पानी भर दीजिए। उसमें 1 किलो के आसपास जो पुराना गुड़ होता है, जिसे हम पशुओं के काम में लाते हैं, अपने काम में नहीं लाते, क्योंकि उसकी जो रंग रूप है हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, तो ऐसे गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पुराना गुड़ यदि कहीं से मिल जाए तो वो भी इसके लिए बहुत उपयोगी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1 किलो के आसपास गुड़ लीजिए, उसमें आधा किलो, 1 किलो के आसपास चाहो तो आप जो जौ होता है उसका आटा ले सकते हैं, या मसूर की दाल ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप बेसन का प्रयोग कर सकते हैं। और 1 दर्जन के आसपास जो पके हुए केले होते हैं, जो हम नहीं खा सकते क्योंकि वो इतने पक गए हैं, इतने लसलसे हो गए हैं कि जिन्हें हम फेंकना या गाय आदि पशुओं को खिलाना उत्तम समझते हैं, उसका प्रयोग करिए। तो इन सबको आप ड्रम में डाल दीजिए, घोल दीजिए, और उसके ऊपर 1 पैकेट जो गोरस जो घनसत्व है, इसका उसमें मिश्रित कर दीजिए। और ये मिश्रण को दिन में 2 बार चलाते रहिए। 5-7 दिन में इसका मदर कल्चर तैयार हो जाता है। मदर कल्चर इसलिए तैयार करना होता है कि फिर आपको इस गोबर घनसत्व का दोबारा से पैक लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी मदर कल्चर्स को आप रिपीट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अपने खेत की मिट्टी में उसका प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में उसको आप फ्लड इरिगेशन के रूप में, यानी कि जब पानी देते हैं उसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। और जब इसका प्रयोग आप खड़ी फसल में करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है। आपको रिजल्ट 15-20 दिन के बाद दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि फसल में तो ग्रोथ होती ही होती है। फसल की वृद्धि तो आप देखने में आती है। फसल में नई कोपलें निकलने लग जाती हैं, नए कले आने शुरू हो जाते हैं, पत्तियों में नया विकास शुरू हो जाता है, पत्तियों में चमक आ जाती है, हरियालीपन उभर आता है। साथ ही फसल के नीचे कई तरह के जो खरपतवार हैं, उनकी उनकी वृद्धि भी बढ़ जाती है। वो बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि हम खरपतवारों के नाम सुन के भयभीत हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम खरपतवार हैं, हमारे जो पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध है उनमें हिस्सेदारी लेंगे, लेकिन ये सोचना गलत है। क्योंकि ये जो जितने भी खरपतवार हैं, ये प्रकृति ने इसलिए निर्मित किए हैं कि फसल को सपोर्ट दे सके। क्योंकि हर तरह का खरपतवार है, हर तरह की वनस्पति है, उसका अपना महत्व है। क्योंकि इनकी जड़ों में बहुत तरीके के जीवाणु रहते हैं। जैसे कि आपने सुना है, जानते भी हैं कि जो दालें होती हैं, उन दालों के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन जो उपयोगी बैक्टीरियास होते हैं, राइजोबियम होते हैं, वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। आप सब जानते हैं, फास्फोरस की मात्रा बढ़ाते हैं। तो यदि ये जो दालों के जो पौधे हैं, वो जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करते हैं, इसी तरह हम सिर्फ इस प्रयोग को या इस बात को सिर्फ दालों तक सीमित नहीं रह सकते। हर वनस्पति के अंदर वो गुणवत्ता है, क्योंकि तभी तो पहाड़ों में जो पत्थरों में जो पेड़ उपजते हैं,
कई तरह की वनस्पतियाँ उपजती हैं, वहाँ तो फिर उनका विकास ही ना हो। लेकिन उनके पास भी विशिष्टता है, वो पत्थर में भी अपने लिए नाइट्रोजन उत्पन्न कर लेते हैं, फास्फोरस उत्पन्न कर लेते हैं और इसी तरह जो खरपतवार हमारी फसलों में उगते हैं, वो भी अपने लिए और साथ ही अपने आस-पास जो फसलें उगती हैं, पेड़-पौधे होते हैं, उनमें भी विशेष भूमिका निभाती हैं। तो जब आप इस गोबर घनशक्ति का प्रयोग फील्ड इरिगेशन के माध्यम से या मिट्टी की तैयारी के दौरान इरिगेशन के माध्यम से करते हैं, तो वहाँ बहुत तरह की वनस्पतियाँ उगाती हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन जो प्रकृति के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो उगाती हैं और वो जो मिट्टी की उर्वरता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं, वो काफ़ी वृद्धि करते हैं। तो ये इसका पहचान है, तो मैंने आपसे कहा कि बदल कल्चर तैयार कर लीजिए, उसका फील्ड इरिगेशन में खड़ी फसलों में उपयोग शुरू कर सकते हैं या जब आप खेत तैयारी करते हैं तब भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी की जो संरचना है, जो खेत की मिट्टी की संरचना में उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव देखेंगे। मिट्टी भुरभुरी होने लगती है क्योंकि हमने लगातार इन केमिकल फर्टिलाइज़र का आवश्यकता से अधिक मात्रा में उपयोग करके अपनी मिट्टी को बहुत कठोर बना लिया। कठोर मिट्टी किसी काम की नहीं है। कठोर मिट्टी तो हम जो जो दीवारें चुनते हैं उसके काम भी नहीं है। हम किसी तरह का उसको कहीं काम में नहीं ले जा सकते तो खेती में वो कैसे काम आएगी? तो मिट्टी की संरचना को ये जो हमारा गोबर घनसत्व सॉल्यूशन है बहुत तेज़ी से बदलता है। उसमें भुरभुरापन लाता है। उसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है जिसे हम जीवांश कहते हैं, जिसे इस जो हमारे जीवाणु के साथ संबंधित है, जीवामृत के माध्यम से जीवाणु की हम जो वृद्धि करते हैं, उसमें भी ये बहुत तेज़ी से विकास करता है। इसके निरंतर प्रयोग से जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा मिट्टी में बढ़ने लगती है और अध्ययन कहते हैं, अध्ययन नहीं, ये वास्तविक सत्य है कि जब हमारी मिट्टी में 1% के आसपास ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, तो उससे मिट्टी के पोषक तत्व में, मिट्टी की उर्वरता में बहुत तेज़ी से बदलाव आता है। 1% ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में बढ़ने से जो नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है हमारी मिट्टी में करीब-करीब 10,000 किलो पर एकड़ के आसपास बढ़ जाती है। ये बहुत बड़ी विशाल मात्रा है। हम यदि 1000 किलो के आसपास नाइट्रोजन की मात्रा अपने खेत में 1 एकड़ में बढ़ा लें, तो फिर हमें किसी यूरिया की आवश्यकता ही नहीं है, किसी डीएपी की आवश्यकता नहीं है। साथ ही ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ने से फास्फोरस की जो जो हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, वो भी मिट्टी में बढ़ना शुरू हो जाता है। मिट्टी में यदि 1% कार्बन बढ़ता है, तो उसमें फास्फोरस की जो वृद्धि है, करीब-करीब 6000 केजी के आसपास बढ़ जाती है। पोटाशियम की मात्रा भी बढ़ती है। पोटाशियम में करीब 5000 केजी के आसपास की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ में फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है, इन सब में वृद्धि होती है और इसका अर्थ है कि जब आप ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो मिट्टी की संरचना में और भी कई तरह के बदलाव आते हैं। ऑर्गेनिक कार्बन के साथ में मिट्टी में जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है, उसमें जीवाणु की गतिविधियां बढ़ने शुरू हो जाती हैं और जब जीवाणु गतिविधियां वृद्धि होती हैं तो फिर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा और तेजी से बढ़ती चली जाती है। ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है पानी को सोख के रखते हैं, मिट्टी को भुरभुरा रखते हैं, मिट्टी में पोरसता लाते हैं। इसीलिए जब हम किसी बीज को ऐसी मिट्टी में डालते हैं, तो वो तेज़ी से तो अंकुरित होते ही होते हैं, उसकी जड़ का विकास भी तेज़ी से होता है। जब पौधों की जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, वो अधिक गहराई तक जाती हैं, तो उन्हें अतिरिक्त जो हम पानी के रूप अतिरिक्त जो सिंचाई के रूप में पानी देते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि जब मिट्टी में गहराई तक जड़ें जाने शुरू हो जाती हैं, तो मिट्टी की नमी से ही वो अपनी आपूर्ति कर लेती हैं। साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व जो मिट्टी की निचली परत में रहते हैं, उनको वहाँ से प्राप्त कर लेती हैं, तो पौधों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही जैसा कि आज का हम देखने में आ रहा है कि जैसे-जैसे हमने केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने खेतों में शुरू किया, अपनी मिट्टी में शुरू किया, मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्वों की बहुत तेज़ी से गिरावट होती चली गई और इसी गिरावट के कारण हमारी फसलों में कई तरह के रोगों का विकास तेज़ी से हो रहा है। उसी तरह गति से हमारे अंदर भी रोगों की तीव्रता बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि अपने आस-पास 15-20 साल पहले तक बहुत सारे रोग सुनने में नहीं आते थे। लेकिन अब घर-घर में वैसे मरीज देखने में आ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे जटिल रोगों से, गंभीर रोगों से ग्रसित होते जा रहे हैं। तो उसका कारण भी यही है कि मिट्टी में जो अति आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भारी
जो कमी आ गई है, उस कमी को भी हम इस गोबर घनसत्व सॉल्यूशन से पूरा कर सकते हैं। ये इस गोबर घनसत्व सॉल्यूशन है, इसमें बहुत तरह के जीवाणु हैं, और वो जीवाणु जब तेजी से विकसित होते हैं, तो ऐसे पोषक तत्वों को जो फसलों के अवशेष से सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, या मिट्टी की गहराई में जो पोषक तत्व निष्क्रिय अवस्था में चले गए हैं, उनको सक्रिय अवस्था में ला देते हैं, और उन सक्रिय पोषक तत्वों को हमारी जो फसलें हैं सहजता से प्राप्त कर लेती हैं। तो उन फसलों में, उन साग सब्जियों में, उन फलों में, उन बाग हर उन जो जो फसलों के साग सब्जियों की जो पत्तियां हैं, उनमें वो पोषक तत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जब उनका प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में भी उन पोषक तत्वों की सहज आपूर्ति होती चली जाती है। तो इस गोबर घनसत्व सॉल्यूशन का बहुत अद्भुत परिणाम है। आप इसका एक बार प्रयोग करके देखिए, आप इसका परीक्षण करके देखिए, आपको मिट्टी के स्वास्थ्य से लेकर अपने स्वास्थ्य तक, अपने समाज के स्वास्थ्य में एक निश्चित बदलाव दिखाई देगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप इसका प्रयोग शुरू करते हैं, उससे पहले आप मिट्टी की जांच कराइए, सोइल टेस्ट कराइए, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा ज्ञात कर लीजिए, और उसके बाद इसका प्रयोग शुरू करिए। 4-6 महीने के बाद दोबारा से फिर टेस्ट करा के देखिए, आप उसमें एक निश्चित बदलाव देखेंगे। हर तरह के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि देखेंगे, साथ ही फसल की ग्रोथ में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, फसल में कम मात्रा में रोग लगेंगे, और धीरे-धीरे रोगों का जो आक्रमण फसलों पे होता है, वो दूर होता चला जाएगा। आपके मन में कोई शंका है, कोई समाधान चाहते हैं, किसी तरह की आप मेरे से स्पष्टीकरण चाहते हैं, तो निसंकोच अपने प्रश्न को मेरे मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से समाधान कोशिश करूँगा। धन्यवाद मित्रों।